उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास इस सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। हम लोग ललितपुर में एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश का एक बड़ा हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव यहाँ लखनऊ में आयोजित किया था और उसमें जो लोगों के मन में एक यूपी के बारे में जो चेंज देखने को मिला, मैं देख रहा था मेरठ के एक सज्जन जिन्होंने फार्मा के एक बड़े उद्यमी हैं देश के, मेरठ के ही रहने वाले थे। उन्होंने कहा साहब मैं 2006 में रोते हुए यूपी छोड़ करके भागा था, क्योंकि किसी को भी जाना, अपनी धरती को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे कभी अगर किसी कार्यक्रम में आना होता था, क्योंकि उनके परिवार के एक लड़के का अपहरण हो गया था, उन्होंने यूपी रातों रात छोड़ा था। और मुझे बताओ वहां कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जब मैं अब यूपी में इससे पहले जब मैं 17 के पहले आता था किसी शादी ब्याह में, तो चोरी छिपे आते थे, तुरंत कार्यक्रम अटेंड किया, फिर भाग जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं मैं दिन में रात्रि में कभी भी आता हूं, मुझे मेरठ आकर के गौरव की अनुभूति होती है। और फिर उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है, आज यूपी ने सवेरा ला करके इस सरकार ने दिखाया है। अब मैं भी यूपी के अंदर निवेश करना चाहता हूं। और बड़ा फार्मा सेक्टर का उद्यमी यूपी के अंदर निवेश करने को इच्छुक है। इसीलिए 1472 एकड़ में हम लोग एकीकृत फार्मा पार्क ललितपुर में बना रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने 350 एकड़ में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क की अम्मा अथॉरिटी में हम लोग उसका निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह गोवंतु जातियां हों, जनजातीय समाज हों जिनकी कोई बाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास शेष सीएम आवास योजना भी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बनता है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक यानी आत्मनिर्भर, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13% 2017 के पहले जो महिला श्रम बल यह 13% थे, अब ये बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या नहीं क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सफाई बिटिया घबराई, अब वो नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं प्रदेश के अंदर ऑफिस में और उद्योगों में काम कर रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी मार्ट की घोषणा यूनियन बजट में करवाई है। ये गांव की उन महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश
इस योजना के साथ जोड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1 करोड़ 6 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है, इसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। पिक एंड चूज नहीं हुआ। गरीब गरीब है, हर जरूरतमंद को ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए सबका साथ और सबके विकास, प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन एक मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए हम लोगों ने हर जरूरतमंद को इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब सरकार इस बारे में भी कह रही है कि आगे भी विकास का ये मॉडल इसी रूप में आगे बढ़ेगा। हर जरूरतमंद को प्रदेश सरकार उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है। हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा। याद करिए 2017 के पहले सबसे ज्यादा शिकायत आती थी राशन वितरण की। आज राशन वितरण की कोई समस्या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर गरीब को उसका हक प्राप्त हो रहा है। हम जब इसकी बात करते हैं, राजस्व से जुड़े हुए तमाम मामले आते हैं। पैमाइश का है, लैंड यूज का है, वरासत का है, नामांतरण का है। मुझे याद है 2017 के पहले 34 लाख मामले लंबित थे। हम लोगों ने राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन किए और परिवर्तन करके उसको और आसान बनाया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महोदय पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर राजस्व से संबंधित पैमाइश से, नामांतरण से, वरासत से जुड़े हुए जितने भी मामले थे, इन सब में 10 लाख नए मामले आए। लेकिन पिछले 34 लाख मामले जो थे, अगर न्यायालय में लंबित नहीं है, उन सभी का निस्तारण भी इस दौरान हमारी सरकार ने किया है। यानी 34 वर्षों के बोझ को सरकार ने 8-9 वर्षों के अंदर पूरा दूर किया है। एक कॉमन मैन को उसके माध्यम से हम लोगों ने राहत दी है। अब सरकार का फोकस, जब सबका साथ और सबके विकास की बात आती है, तो सरकार का फोकस तुष्टीकरण नहीं, एक कॉमन मैन की संतुष्टिकरण की तरफ होता है। और उसी संतुष्टिकरण के माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर आज युवा उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी एक पहचान बना रहा है। हम देख सकते हैं देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा भाग हमारे पास, सबसे बड़ा भाग यूपी के पास है। और हमें बताते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी युवा ऊर्जा प्रतिभा संपन्न है। किसी भी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को अवसर मिला, उसने अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ा है। देश और दुनिया के अंदर आज वो अपनी पहचान मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के रूप में अपनी धमक को दिखा रहा है। हर एक सेक्टर में उसने अपनी एक पहचान बनाई है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में यानी 56 से 60% वर्कफोर्स है हमारे यहाँ यूथ की।
ये कार्य कामकाजी है और उसको शिक्षा के साथ कौशल विकास और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और डाटा साइंस जैसे सेक्टर में भी हम लोगों ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने कोविड कालखंड में 2020 में देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति परंपरागत अध्ययन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है और स्किल डेवलपमेंट को उसका पार्ट बना रही है। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी को ध्यान में रख करके आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम इस बार के बजट में आपने देखा होगा, ये जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रदेश सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, डाटा आज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई हम लोगों ने बजट में उसका प्रावधान किया है। एआई आज देश का इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें आज मैंने बताया कि 5 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में आज दिल्ली में सहभागी कर रहे हैं। यानी इस सेक्टर में कार्य करने की जो सबसे पहली आवश्यकता है वह डाटा सेंटर क्लस्टर की, और डाटा सेंटर क्लस्टर के लिए भी हमने इस बजट में व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर इससे जुड़े हुए सेक्टर में हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हम लोगों ने एआई का बेहतर उपयोग करने के लिए बजट में इस बार प्रावधान किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज और सैमसंग के साथ भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया है। और प्रदेश के युवाओं के लिए हर युवा उद्यमी बन सके, हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी बनाने की कार्रवाई सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम कर रहे हैं, जिसमें मार्जिन मनी के साथ साथ प्रदेश के अंदर उन युवाओं के लिए हम लोगों ने आज के दिन पर गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त उनको लोन देने की व्यवस्था की है। एमएसएमई और ओडीओपी जैसे कार्यक्रम आज इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूपी का नौजवान डिजिटली सक्षम बन सकें, इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट की स्कीम भी प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महोदय, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश ने जो अपनी मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर यानी यूपी आज विभिन्न क्षेत्रों में, मैंने यहाँ पर पहले यहाँ बताया है, ऑटोमेशन का है, डाटा आधारित निर्णय एक साथ आगे बढ़ाने के लिए एआई, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मजबूत क्षेत्रों में आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की पहली यूनिट यहीं लखनऊ में स्थापित हुई है। और ऐसे ही ढेर सारे प्रस्ताव अब यूपी के अंदर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान बन रही है, स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा तेजी के साथ अपनी एक नई धमक और एक नई पहचान बना रहा है। 20,000 से अधिक स्टार्टअप आज के दिन पे यूपी के अंदर है, 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, 8 यूनिकॉर्न आज प्रदेश की युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखा रहा है। और परिणाम है कि जब युवा स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है, आत्मनिर्भर होता है, तो बेरोजगारी की दर अपने आप ही कम होती है। 2017 के पहले जो प्रदेश के अंदर 19% से अधिक बेरोजगारी दर थी, आज वो घटकर 2.24% तक पहुंची है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हुआ है, गांव हो या शहर। हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इस बार बजट में एक नया चीज हम लोगों ने घोषित किया है कि हर
डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को सेंटर ऑफ किसी एक गेम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हम विकसित करेंगे, जिससे खेल के क्षेत्र में भी हमारा युवा अपना कैरियर बना सके। 500 से अधिक युवाओं को जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त किए हैं, अब तक हम सरकारी नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं यूपी के अंदर। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और उत्तर प्रदेश की यह पहचान उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। महोदय, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में उत्तर प्रदेश की एक मजबूत धमक हुई है। यानी अगर हम आज के दिन पे देखेंगे तो कुल जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के अंदर खरीदे जा रहे हैं उनमें से 19% से अधिक हिस्सा यूपी का है। तिपहिया वाहनों में 40% से अधिक भागीदारी यूपी की है। फेम 1 और फेम 2 की प्रमुख लाभार्थी यूपी है। एक्सप्रेस कॉरिडोर पर और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और 700 अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन यूपी के अंदर है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संस्थानों में ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का काम भी किया है। महोदय, मुझे जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और इस सरकार की विकास की योजनाओं पर या बजट पे टिप्पणी करती है, हमें हंसी आती है। विकास की बात वे लोग कर रहे हैं और विकास के नाम पर आईना दिखाने का काम वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार अवसर मिलने के बाद भी प्रदेश के अंदर विकास की किसी ठोस योजना को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने पहले भी कहा, इनका विकास का मॉडल क्या था? परिवारवादी था, तुष्टीकरण का था, दंगाइयों को पलवित और पोषित करने का था। यही तो प्रदेश के अंदर होता था। और जहां पर इन्होंने प्रयास भी किया, किस प्रकार की स्थिति है, 3 उदाहरण मात्र, उसके बहुत अच्छे ढंग से अब कोई भी समझ सकता है। पहला है JPNIC, यानी देश के अंदर दोषी स्वाधीनता आंदोलन के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे थे। और ये हमारी सरकार को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जेपी की अंतिम इच्छा का सम्मान हमारी सरकार ने किया है। उनकी जन्मभूमि पर हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो उनकी इच्छा थी, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। मुझे इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे 2-2 बार उस जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जेपी के नाम पे JPNIC कुल DPR बनती है 200 करोड़ की, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनती है 200 करोड़ की। 800 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है। गोमती रिवर फ्रंट कुल 300 करोड़ रुपए की परियोजना, खर्च हो गए 1400 करोड़ और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं ली, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो DPR उनकी बनी, वह 15,200 करोड़ रुपए की बनी। 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर, 110 मीटर चौड़ा बनना था। एक्सप्रेसवे को 390 किलोमीटर लंबा बनना था।
जब उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनी, मैंने मई में इसका रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है। मार्च में हम लोग सरकार बनाए थे, मई के अंदर मैंने पूछा, मैंने कहा प्रोग्रेस क्या है, बताया गया सब जीरो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सरकार ने प्रारंभ किया हो बंद नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। अगर प्रदेश के विकास में है तो हमें पार्टी लाइन से और उससे ऊपर उठ के सोचना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस जीरो है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा क्यों नहीं काम हो रहा है। मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए, इलीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। लैंड के अलॉटमेंट को थोड़ा चेंज करते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई लैंड एक्वायर किया जाए। लैंड एक्वायर किया गया। हमने कहा 110 मीटर के बजाय 120 मीटर चौड़ा इसको करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बुलेट ट्रेन के तर्ज पर अगर हम दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए भी कुछ लैंड की व्यवस्था इसके साथ कर सकेंगे तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने इसलिए 120 मीटर चौड़ा उसको रखा। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष हमें लगे, यानी 17 से 1.5 साल के आसपास लगे हम लोगों को लैंड एक्वायर करने में, लैंड खरीदने में। हम लोगों ने जब 19 में इसका टेंडर किया पहले, तो ठीक 15,200 करोड़ ही आया। तो मुझे शक हुआ। मैंने कभी कितने का टेंडर कुल आया है? कहा साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले, कहा 15,200 करोड़। तो मैंने कहा 15,200 करोड़ 15,200 करोड़ क्या मतलब है इसका? और मैंने कहा ये सभी वही पार्टियां आई हैं जो पहले थी। उन्होंने कहा सर, मैंने कहा इसको निरस्त करो और मुझे बताओ कि पहले बताओ कि क्या ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई? कहाँ सर? मैंने कहा इसको अलग अलग एक साथ अलग अलग मंगाई गई तो गलत है, एक साथ मंगाओ, रिलैक्स करो। इस बार जब टेंडर होता है एक साथ, जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई जाती है तो टेंडर कुल हुआ। देखिए 110 मीटर चौड़ा उस एक्सप्रेस वे पर समाजवादी पार्टी 3 वर्ष पहले जो पैसा खर्च करना चाहती थी वो खर्च करना चाहती थी 15,200 करोड़। और उससे 10 मीटर चौड़ा और बनाने के बाद सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जब उसी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया तो वह बना है 11,800 करोड़ रुपए में, वही एक्सप्रेस वे। यानी ये प्रदेश सरकार के संसाधनों पर डकैती नहीं तो क्या है, और ये इनका विकास का मॉडल था। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के सपनों पर पूरी तरह कुठाराघात की है। इनके द्वारा जो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? ये पीडी, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है। यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है ये। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था साहब, आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे सवेरा दिखाई देता है।
लेकिन यह अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेस वे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे पे उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है और अभी तो देश की पहली यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम नदी बन चुकी थी और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैल गाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच और ये दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुके हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन हैं और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है। लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज की को भी यहाँ पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी जब हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित हो पाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है। प्रदेश के अंदर 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार है और इसी महीने हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देश का पहला MRO यह भी अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है और इसको लेकर के भी, जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर यह कार्य अब यूपी के अंदर भी होगा, जो पहले नहीं होता था और ये भी यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आज प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा में आज स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अटल आवासीय विद्यालय निराश्रित यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की सुविधा हो, या वहां पर देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश के अंदर CM कंपोजिट विद्यालय हर जनपद स्तर पर अभी 2-2 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैला करके हम
प्री प्राइमरी से लेकर के और 10-12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में पढ़ने की और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, यह इस कार्य के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।